नमस्कार, यह है ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर और मैं हूं आपका होस्ट गामी बोगो। श्रोताओं, आज यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ है डॉक्टर देवेंद्र सचदेव, जिन्होंने MBBS MD में फार्माकोलॉजी किया है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सेवाग्राम, वर्धा, महाराष्ट्र से, और वर्तमान समय में वह प्रोफेसर इन हेड फार्माकोलॉजी विभाग तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस में कार्यरत है। साथ ही साथ लगभग 7 साल उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में अध्यापन कार्य किया है। सर, सबसे पहले तो हमारे ऑल इंडिया रेडियो ईटानगर के स्टूडियो में आपका स्वागत। सर, आज मेरे साथ आपके साथ चर्चा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है, और विषय है हाइपरटेंशन, कारण, लक्षण और निवारण। क्योंकि आज के दिन भारत में हाइपरटेंशन अब एक उभरती समस्या है और ये हमारी स्वास्थ्य प्रणाली पर भी एक बोझ के रूप में सामने आ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाइपरटेंशन एक्चुअली में होता क्या है और हाइपरटेंशन होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? अच्छा, आपने पहला सवाल ये पूछा कि ब्लड प्रेशर आखिर या हाइपरटेंशन क्या होता है और इसका होने का मुख्य कारण क्या है। जी सर। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आती है। हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर ML शर्मा सर, सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में। वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। अभी तो इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी क्लासेस सुनने के लिए सभी बेकरार होते थे। तो अक्सर वो एक कहानी सुनाया करते थे, डॉक्टर आई हैव बीटन माई ब्रदर इन लॉ। होता ये है कि एक पति पत्नी आपस में रहते हैं साथ में। अब पत्नी का छोटा भाई घर पर आ जाता है। अब पत्नी जब भी गुलाब जामुन बनाती है, सबसे पहले वो अपने छोटे भाई को देती है। कुछ भी खाना बनाती है, सबसे पहले छोटे भाई को देती है। और जो पति है वो बेचारा देखता रहता है उसको रोज ही, कि हर समय वो हमेशा छोटे भाई की तरफ उसका ध्यान पहले जा रहा है। धीरे धीरे फिर उस आदमी का जो है ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, वो एक दवाई देता है, प्रेशर कम नहीं होता। 2 दवाई देता है, प्रेशर कम नहीं होता। अगले दिन उसको 5 दवाइयाँ देता है, फिर भी प्रेशर कम नहीं होता। 6वें दिन वो जाता है मरीज डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर देखता है और ब्लड प्रेशर बिल्कुल सामान्य रहता है। तो डॉक्टर पूछता है, तुमने पूरी 5 गोली खाई? वो बोलता है, नहीं, मैंने एक भी नहीं खाई दवाई। और फिर तुमने क्या किया? तो वो बोलता है कि डॉक्टर, आई हैव बीटन माई ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब ये हुआ, वो ये कहता है कि जो पत्नी है वो अपने मायके चली जाती है, तो जो छोटा भाई है वो अकेला रह जाता है। तो लगातार थप्पड़ उसको मारता है, उसका पूरा गुस्सा निकल जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा कारण, जैसे हमारे प्रोफेसर सिखाया करते थे, इस ब्लड प्रेशर के बढ़ने का एक मुख्य कारण ये है कि गाना है ना, नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। हमें बहुत जेलसी होती है, न जाने कैसे। हमारे पास 1000 का मोबाइल है, सामने वाले के पास 20,000 का आ गया। अपने घर में लाइट नहीं है, सामने भर के घर में लाइट है। पता नहीं, जिंदगी को हमने एक कंपटीशन समझ लिया है। तो एक बहुत बड़ी चीज वो अक्सर बताया करते थे कि मन में किसी भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो। हम इस प्रकार से कंपटीशन ना करें। इस पूरी चीज पे चर्चा कि कौन कौन से वो कारण हैं जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम जैसे जो एक समापन के समय में एक सवाल है, उस पर हम इस पर डिटेल से और चर्चा करेंगे। लेकिन ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारे प्रोफेसर ने हमें सुनाई थी, तो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा हम और समझते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है। जैसे वो गीत है ना, ये दिल क्यों धड़कता है, ये रात क्यों होती है। तो हमारे शरीर में परमात्मा ने जो हार्ट बनाया है, जो दिल बनाया है, उसमें एक इंपॉर्टेंट शक्ति दी है कॉन्ट्रैक्शन की, सिकुड़ने की। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, तो क्या हो जाता है कि ब्लड बाहर जाता है। जब ब्लड जाएगा तो क्या लेके जाएगा? ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिन्हें बोन मैरो ने काफी अरमानों से बनाया है, और RBC ऑक्सीजन लेके जाते हैं। हमारे सारे हिस्से को, सारे शरीर को आखिर किस चीज की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की जरूरत है। कोई बहुत सोना चांदी हीरा नहीं चाहिए, हमारे डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन चाहिए। और ये ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? जब हम सांस लेते हैं, हवा फेफड़ों में जाती है, ये ऑक्सीजन फेफड़ों से दिल में पहुंचती है, और दिल में कौन सी शक्ति दी है परमात्मा ने? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो सिकुड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जो है प्रेशर से बाहर जाता है, और वो ब्लड में RBC हैं, और RBC जो है वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं। तो यदि कोई ये कहता है कि मुझे प्रेशर है, तो ये प्रेशर तो होना ही चाहिए। से आप 5वीं मंजिल में रहते हैं, कोई आदमी ग्राउंड फ्लोर में है, जब तक वो पानी वहां से प्रेशर से नहीं आएगा तो 5वीं मंजिल में कैसे पहुंचेगा?
तो हमारे बॉडी में हार्ट जितना जोर से कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। जब भी आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर की हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो दो प्रकार की रिकॉर्डिंग है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जो पहला वाला है ऊपर वाला उसको सिस्टोलिक। क्या मतलब है इसका कि आपका दिल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिकुड़ेगा, जितना वो फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितनी शक्ति से कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा। अब ये ब्लड जब खून की नलियों में आता है, ब्लड वेसल्स में आता है, तो खून की नलियां फैल जाती हैं, डायलेट होती हैं, फैलती हैं। जैसे एक रबड़ बैंड है वो वापस रिकॉइल होता है, ऐसे ही खून की नलियां इलास्टिक हैं, वो वापस रिकॉइल होती हैं, जिसकी वजह से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जन्म होता है। तो दो ब्लड प्रेशर हैं, एक ये है सिस्टोलिक और ये डायस्टोलिक, और ये प्रेशर का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज डिफरेंट टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपने कितने बेहतरीन तरीके से हमें जो हाइपरटेंशन जो टर्म है उन्हें बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ समझाते हुए। तो सर जैसे आप हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे थे, तो सर यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसे मतलब क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती है और हमारे उम्र के हिसाब से ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि ब्लड प्रेशर के बढ़ने से क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं। मुझे याद आता है हम ओम शांति ब्रह्मा कुमारी इसकी तरफ से केरल में है ना फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में गए थे, काफी पुरानी बात है। तो वहां पर बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, उनको कोई तकलीफ नहीं थी और बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर ज्यादा मिला। तो कई बार जैसे गाना है ना, किसी को पता ना चले बात का, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा है, डॉक्टर के पास में कोई मरीज आता है, खासकर बूढ़े लोगों में, आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और महज एक इत्तेफाक है कि प्रेशर आपको ज्यादा मिलता है, यानी कि एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन प्रेशर आपको ज्यादा मिला। दूसरा, यदि प्रेशर ज्यादा है तो और एक कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन हो सकता है कि मरीज को सिर में दर्द है। यदि किसी को सिर में दर्द है, खासकर ओल्ड एज में, मरीज आपके पास आया है, हमने सिर दर्द की दवाई, सिर दर्द कम करने की दवा दे दी, जैसे कि पैरासीटामोल दे दिया, सिर दर्द कम हो जाएगा लेकिन उसका कारण कम नहीं हुआ, प्रेशर बढ़ा हुआ है। मान लो कि पानी आ रहा है ना, पाइप से पानी आ रहा है और प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो पाइप क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा रहा तो कोई भी खून की नली जो है वो फट सकती है। खासकर कहां फटने का डर है, ब्रेन में फट सकती है। और ब्रेन में यदि ब्लड वेसल रप्चर हो गई, मेडिकल की भाषा में हम इसे कहते हैं ब्रेन हेमोरेज, यानी हमारे पूरे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं है ना, जहां से हमारे पूरे शरीर का संचालन होता है, जब हम सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, हमारे बॉडी को क्या ऑर्डर करना है, हमारी सांसों का संचालन, हमारी ब्लड प्रेशर का संचालन, सारा का सारा संचालन इस ब्रेन के न्यूरॉन्स में समाया हुआ है। और ये कहना सही होगा कि जहां तक न्यूरॉन्स का सवाल है वहां पे मेडिकल साइंस कार्य नहीं करती, वहां पे केवल उस परमात्मा, उस खुदा, उस ईश्वर, आप उसे जीसस नाम दें, मोहम्मद दें, गुरु नानक दें, फर्क नहीं पड़ता, उस शक्ति जो है वो पूरा का पूरा कार्य करती है। और ब्रेन के न्यूरॉन्स यदि खराब हो जाएं, मेडिकल की भाषा में उसे कहते हैं नेक्रोस हो जाएं, है ना, वो यदि वो डेड हो जाएं, तो फिर हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। से राइट साइड में यदि ब्रेन हेमोरेज हो गया है तो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी जो वहां पे हेमोरेज हुआ है, जितनी जल्दी हो सके ऑपरेशन करके उस ब्लड क्लॉट को निकालना होगा, लेकिन आगे चलकर वो न्यूरॉन्स ठीक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे कह नहीं सकते। ब्रेन हेमोरेज में ब्रेन का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो सकता है, मरीज को लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस हो सकता है। और याद रखिए, पैरालिसिस बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि पेशेंट बिस्तर पर है, वो चल फिर नहीं सकता, एक बहुत ही दर्दनाक जीवन होता है। जैसा कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, क्योंकि ब्रेन हेमोरेज होने के बाद में मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। केवल जितनी भी जिंदगी बची हुई है एक नर्सिंग केयर करना होगा, जो काफी तकलीफदायक होगा। इसलिए बेटर है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किया जाए। तीसरी बात, यदि प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्यों प्रेशर बहुत ज्यादा है कि हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या खून की नलियां जो है वो सिकुड़ गई हैं, कंस्ट्रिक्ट हो गई। आप यदि बगीचे में पानी देते हैं, पाइप बहुत पतला है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो खून की नलियां यदि संकरी हैं, हम जो भी तस्वीर देखते हैं ना, आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो रेटिना में बनती है ना। रेटिना से जो इमेज है ऑप्टिक नर्व लेके जाती है ब्रेन में और हमें वो तस्वीर दिखाई देती है। अब यदि किसी को लंबे समय से हाइपरटेंशन है, खून की नलियां कंस्ट्रिक्टेड हैं, तो धीरे धीरे जो आंख में जो तस्वीर बनती है रेटिना में, वो पर्दा धीरे धीरे खराब हो सकता है। कुछ सालों में हो सकता है कि रेटिना के जो सेल्स हैं वो एट्रोफी हो जाए, फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा।
और ऐसे में यदि मान लो एक अंधापन आ जाता है तो फिर मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे रेटिना के सेल खराब हो गए हैं, और यदि रेटिना खराब हो जाएगा तो फिर जैसे बोलते हैं ना, वो विजन दोबारा से रेस्टोर नहीं हो पाएगा। ऐसे ही यदि लंबे समय से किसी को हाइपरटेंशन है, क्यों हाइपरटेंशन है, या तो हार्ट काफी जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर अगेन खून की नलियां कंस्ट्रिक्टेड हैं, तो लंबे समय से हाइपरटेंशन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि किडनी को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी और धीरे धीरे किडनियां जो है वो खराब होनी शुरू हो जाएंगी। शुरू के कुछ सालों में जब किडनियां क्षतिग्रस्त हो रही हैं, जिसे हम बोलते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेल्यूर की शुरुआत हुई है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है डायग्नोस करने के लिए, लेकिन कुछ सालों बाद जब दोनों किडनियां क्षतिग्रस्त हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी लंबे समय से हाइपरटेंशन की वजह से, अब जाकर किडनी का जो ढांचा है वो बिगड़ जाएगा। मेडिकल की भाषा में इसे कहेंगे कि कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन किडनी का लॉस हो जाएगा, किडनियां शॉर्ट एंड श्रंकन हो जाएंगी। ये फाइंडिंग सोनोग्राफी में मिलेगी। अब क्या करना होगा, किडनी से एक जहर बाहर निकलता है जिसे हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। नॉर्मल परिस्थितियों में ये 1 से ज्यादा नहीं होता, और अब ये क्रिएटिनिन 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है। अब वो काम जो किडनियां करती थी, क्या काम करती थी, बॉडी से गंदगी को बाहर निकालती थी, है ना। जैसे हम घर में झाड़ू रोज लगाते हैं तो हमारे बॉडी में भी टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसे किडनी बाहर निकालती है। किस रूप में, हमारे यूरिन में वो टॉक्सिक मटेरियल बाहर जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम क्रिएटिनिन बोलते हैं। अब मरीज को डायलिसिस में हमें लेना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए कि हमारी किडनी 24 घंटे काम करती है, जीवन भर काम करती है, बचपन से लेकर मृत्यु तक। लेकिन जो डायलिसिस में हम कितनी देर रखेंगे, हफ्ते में मैक्सिमम 2 दिन या 3 दिन, 3 घंटे के लिए रोजाना। और जो डायलिसिस वाली मशीन है, जैसे आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पूरी गंदगी को साफ करेंगे, कोई और है वो उतने अच्छे से नहीं करेगा। तो ऐसे ही डायलिसिस मशीन के द्वारा हर गंदगी को बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो उस प्रकार से डायलिसिस की मशीन काम नहीं कर सकती जैसे वास्तव में हमारी किडनी करती। तो कई बार जब हम डायलिसिस में लेते हैं किसी मरीज को, उसकी जिंदगी बहुत लंबी नहीं रहती है ना। हम डेफिनेटली लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तकलीफें बहुत ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन में काफी सालों बाद जब किडनियां खराब हो जाती हैं, कैसे पता चलेगा, सोनोग्राफी में कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन लॉस हो गया, और यदि किडनी दूसरे की लगा दी जाती है तो अगेन, है ना, बॉडी कई बार उसको स्वीकार नहीं करती, उसके खिलाफ हमला बोल देती है। तो जब भी रीनल ट्रांसप्लांट किया जाता है तो आपको लाइफ लॉन्ग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे या इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाना होगा जो हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो जीवन बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए ब्लड प्रेशर यदि ज्यादा है तो आज ही कंट्रोल कर लिया जाए, ज्यादा बेटर है। साथ ही साथ यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आपका हार्ट बहुत ज्यादा मशक्कत कर रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। से आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, मान लो, है ना, शोल्डर की मसल्स का, तो धीरे धीरे मसल्स का साइज बढ़ जाएगा। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल या दिल की जो मसल्स हैं उनका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको हम मेडिकल की भाषा में कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। और यदि मसल्स का साइज बढ़ गया है, हार्ट की मसल का साइज ज्यादा है, तो उसको जीने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए कोरोनरी ब्लड वेसल के द्वारा, तो हार्ट अटैक होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कि यदि किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो कई बार पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक होता है, कई बार उसको सिर में दर्द हो सकता है, या कई बार नाक से खून भी आ सकता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा है ना, नाक से खून आ सकता है। प्रेशर ज्यादा है, हार्ट अटैक की संभावना है। प्रेशर ज्यादा है, धीरे धीरे किडनियों पर असर पड़ सकता है, रेटिना पर असर पड़ सकता है। और ये सारी समस्याएं ऐसी हैं कि फिर आगे मेडिकल साइंस बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रेशर अभी से कंट्रोल में रहे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, फिर सर रही प्रेग्नेंट वुमेन की बात। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का बढ़ना संभव है, तो ये जो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या समस्याएं हो सकती है और हम कैसे इनका इलाज कर सकते हैं? अच्छा, जो भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ने से समस्याएं थी, ये प्रेगनेंसी के लिए भी लागू होती हैं, यानी प्रेग्नेंट वुमेन को भी ये समस्याएं हो सकती हैं। बट कुल मिलाकर याद रखिए कि प्रेगनेंसी में एक और चीज आती है, प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, जिसको हम मेडिकल की भाषा में बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि खासकर जो प्रेगनेंसी में 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी 7वें, 8वें, 9वें महीने में ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना होती है। और यदि ये प्रेशर ज्यादा है और ब्लड वेसल्स यदि कंस्ट्रिक्ट हो गई, है ना, खून की नलियां संकरी हो गई, और ब्रेन को यदि ब्लड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, जैसे बच्चे को खाना नहीं मिला, बच्चे को गुस्सा आया, उसने सारा सामान उठा के फेंकना शुरू कर दिया, ऐसे ही ब्रेन को यदि ऑक्सीजन नहीं मिला तो ब्रेन के न्यूरॉन्स आक्रोश में फायरिंग कर सकते हैं, है ना, जो वुमेन है उसको एकदम से कन्वल्जन्स आ सकते हैं। तो कई बार प्रेगनेंसी में देखा गया है कि यदि हाइपरटेंशन रहता है
है ना। तो एक बात है कि कन्वर्जेंस आने की संभावना रहती है, जिसको हम एक्लेम्सिया कहते हैं, जिससे माँ या बच्चे की जान को खतरा है। तो अक्सर कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में कुछ इन्वेस्टिगेशंस जरूर किए जाएं, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर की नियमित रूप से जांच करवाई जाए। और यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो हम ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयां प्रेगनेंसी में देते हैं। कुल मिलाकर याद रखिए कि जहां तक एक प्रेग्नेंट वुमेन का सवाल है, इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि उनका ब्लड प्रेशर जो है ना, जो भी एंटीनेटल चेकअप जब भी हो, ब्लड प्रेशर आप चेक जरूर करवाएं, और खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में चेक करना ना भूलें। अच्छा, तो सर क्या कोई ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस है जिनसे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है? अच्छा, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पर हम थोड़ा सा देर में आते हैं, 5 मिनट के बाद में। एक पहले हम ये देखते हैं कि आखिर वो कौन सी मेडिसिन हैं, कौन सी दवाइयां हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। पहली बात यह है कि आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलरली आप चेक करें, है ना। किस प्रकार से आप चेक करें ब्लड प्रेशर, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप जब भी अपना ब्लड प्रेशर चेक करें तो हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, यानी ऊपर वाला, इन जनरल याद रखिए कि ये 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो 140 से 160 तक है तो हम कहेंगे आपको हाइपरटेंशन है। 160 से 180 के बीच में है, थोड़ा ज्यादा है। 180 से ज्यादा सिस्टोलिक है तो ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा है। कुल मिलाकर याद रखिए कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 से ज्यादा ना हो। तो एक ब्लड प्रेशर की मशीन, मैं चाहूंगा कि हमारे में जितने भी श्रोता हैं या जो भी एक परिवार है, आप अपने घर में कम से कम एक ब्लड प्रेशर की मशीन आप जरूर रखें, ताकि आप नियमित रूप से, मान लो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार, आप अपना ब्लड प्रेशर और परिवार के बाकी लोगों का चेक करें। और बस याद रखें कि जो सिस्टोलिक है वो 140 से हमारा ज्यादा ना हो, यानी 140, 150, 160, 170, 180 है, इसका मतलब है प्रेशर ज्यादा है। दूसरी बात याद रखिए, जैसे गाना है ना, लहरों की तरह यादें तूफान उठाती हैं। तो हमारे मन में अक्सर, है ना, कई बार आप सुबह उठते हैं, आपको लगता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, दोपहर आते आते आपको लगता है ये भी जीना कोई जीना है यारों, है ना। कई बार आप उदास हो जाते हैं, तो मन में इस प्रकार से अक्सर लहरें चलती रहती हैं। ऐसे ही हमारा ब्लड प्रेशर बार बार फ्लक्चुएट करता है, कभी वो ज्यादा होता है, कभी वो कम होता है। मान लो अभी आपका 140 है, थोड़ी देर बाद हो सकता है वो 136 हो, और थोड़ी देर बाद हो सकता है वो 120 हो। तो ऐसा ब्लड प्रेशर जो है वो चेंज हमारा अक्सर हो सकता है। कोई आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा आज 136 था, कल 120 है। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है कि आपका हार्ट कितना जोर से कांटेक्ट हो रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड है या डायलेटेड है, माइंड के इमोशंस कैसे हैं। तो पल पल है ना, ये ब्लड प्रेशर जो है वो बदलता है। दूसरी बात है, जहां तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का सवाल है, बस ये बात याद रखिए कि ये 90 से ज्यादा ना हो, 92 तक भी चलेगा, बस 90 से ज्यादा ना हो। अगेन यदि ये 90 से 100 के बीच में है तो हमने माइल्ड हाइपरटेंशन बोला। डायस्टोलिक वाला 100 से 110 के बीच में है तो मॉडरेट हुआ। मोर देन 110 है तो हमने बोला कि सीवियर हाइपरटेंशन है। तो कुल मिलाकर बस एक रेंज याद रखिए कि हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसी भी सूरत हाल में 90 से ज्यादा होना चाहिए और 90 से 140 के बीच में होना चाहिए। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है किसी भी सूरत हाल में, नीचे वाला जो डायस्टोलिक है वो 90 से बस ज्यादा ना रहे, ठीक है। तो यदि आप देखते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज में नहीं है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा है और आपको हाइपरटेंशन है। दूसरी बात है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं जिनका ब्लड प्रेशर 94/70 रहता है और इनका बचपन से या काफी सालों से उसी प्रकार से, तो उनको विधाता ने उस प्रकार से बनाया है। हम ये ना कहें कि उनका ब्लड प्रेशर उनका कम है या उनको हाइपोटेंशन है, क्योंकि कई बार जैसे बोलते हैं ना, हमने जो क्राइटेरिया तय किया है, लेकिन कोई शख्स या कोई इंसान की रचना ऐसी है कि उसको खुदा ने उस प्रकार से बनाया। अब सवाल है कि ब्लड प्रेशर को कम करने की कौन सी दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं। तो पहले वो दवाइयां हैं जो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करती हैं, जिन्हें हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं। कोई मीटोप्रोलोल, कोई एटिनोलोल, कार्वेडोलॉल, इस प्रकार से बिसोप्रोलोल। अगेन एक बात याद रखिए कि ये दवाइयां एक ही परिवार में शामिल हैं, जिन्हें हम बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, जो कि हार्ट के सिकुड़ने की शक्ति को कम करती हैं। जैसे आप बिस्किट खाएंगे, पार्ले जी खाएंगे तब भी आपका पेट भरेगा, गुड्डे खाएंगे तब भी भरेगा। तो जहां तक मेडिकल साइंस कहती है कि ये जो दवाइयां हैं, भले ही उनके रेट में डिफरेंसेस हैं, बट जहां तक उनकी एफिकेसी का सवाल है इसमें कोई अंतर नहीं है। यानी आप यदि मीटोप्रोलोल ले रहा है, कोई बिसोप्रोलोल, कोई महंगी कोई दवा ले रहा है, या जो अभी अभी बीटा ब्लॉकर आया है मार्केट में, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। तो ये दवाइयां जो हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम करती हैं। ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो खून की नलियों को थोड़ा डायलेट करती हैं, जिन्हें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं। जैसे एम्लोडेपिन हो गई, लेसिडेपिन हो गई।
कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो ब्लड वॉल्यूम को कम करती हैं, जिन्हें हम एसी इनहिबिटर बोलते हैं या फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर बोलते हैं, जैसे कि इनालप्रिल, लाइसोनोप्रिल, रेमिप्रिल, लोजार्टन, टेलमीसर्टन। ये दवाइयां ब्लड वॉल्यूम को कम करती हैं। एक बात और याद रखिए कि आप जेनेरिक नेम हमेशा याद रखें। क्यों जेनेरिक नेम याद रखें? जैसे बिस्किट है, पार्ले है, गुड डे है, ब्रिटानिया है, कंपनी के नाम अलग अलग हैं, लेकिन है क्या? सब कुछ बिस्किट है। तो यदि आपको ब्रांडेड नेम्स याद रहेगा आपकी दवाइयों का, और मान लो आपकी दवा खत्म हो जाती है और आपको स्टोर में नहीं मिल रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप जेनेरिक नेम याद रखें। तीसरी बात याद रखिए कि जितनी भी ये दवाइयां हैं, इनके काम करने का तरीका अलग अलग है। कोई दवाई हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम करती है, कोई दवाई ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है, कोई दवा ब्लड वॉल्यूम को कम करती है। लेकिन जैसे सारे धर्म है, सारे रिलीजियन है, हमें परमात्मा के पास ले जाते हैं, ऐसे ही तरीके अलग अलग हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि ब्लड प्रेशर को कम करना। तो आपको डॉक्टर ने जो भी दवाई प्रेस्क्राइब की है, आप उसको नियमित रूप से लें, आप उसे भूल लेना। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, तो जो आपने चार्ट एक बनाया है ब्लड प्रेशर की रिकॉर्डिंग का, वो आप ले जाके डॉक्टर को दिखाएं। कई बार मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किस इंसान को कितनी दवा काफी होगी, लेकिन जब आप ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते हैं, जब आप ब्लड प्रेशर की चार्टिंग करते हैं, तो इस आधार पर आप तय कर पाते हैं कि फाइनली हमें उस इंसान को कितनी दवाई देनी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि किसी इंसान के लिए हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि कितनी दवा उसके लिए काफी है? तो किस इंसान को ब्लड प्रेशर की कितनी दवा उसके लिए सुटेबल होगी, जब आप ले जाके डॉक्टर को अपने ब्लड प्रेशर का चार्ट दिखाएंगे, तो वो ये डिसीजन ले पाएगा कि दवाई ज्यादा रखनी है या कम रखनी है। से आप दवाई ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की रोज, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो गया, मान लो आपका 100 या 90 से सिस्टोलिक नीचे चला गया, तो चक्कर आ सकता है, आपको कमजोरी हो सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर की दवा नियमित रूप से ले रहे हैं, लेकिन मान लो वो दवा पर्याप्त नहीं है और आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, दवा लेने के बावजूद भी ज्यादा है, इसका मतलब है दवाई का डोज बढ़ाना पड़ेगा या कोई और दवा उसमें ऐड करनी होगी। तो कभी आप ऐसा ना सोचें कि एक पर्टिकुलर मेडिसिन यदि आप ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि फाइनली दवा का जो टाइट्रेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। और आप हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार ब्लड प्रेशर को जरूर रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि हमने देखा कि यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो इसके फिर दूरगामी परिणाम होते हैं, और एक खतरनाक हमने उसका परिणाम देखा था, जैसे कि ब्रेन हेमोरेज। अब जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, वहां पर हम एसी इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर नहीं देते, हम वहां पे क्लोनिडीन या फिर मिथाइल डोपा देते हैं। और जहां तक इन ब्लड प्रेशर की दवाइयों का सवाल है, अगेन आप रेगुलरली लें। ऐसा नहीं कि आपकी दवाई खत्म हो गई है और आप सोच रहे हैं कि 3 दिन के बाद आप ब्लड प्रेशर की दवा ले लेंगे, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो डिजास्टरस साबित हो सकते हैं। अब सवाल है कि कौन से वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं जिनके द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मरीज 2 दवाइयां 3 दवाइयां ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए ले रहा है, फिर भी ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा। और एक बात याद रखिए कि ये सारा जो समस्याएं हैं ब्लड प्रेशर की, हाइपरटेंशन की, ये पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बहुत अलग थी। आखिर हम क्या परिवर्तन करें अपनी जिंदगी में? सबसे पहली बात है, हमें एक मोबाइल फोन से बहुत प्यार है। हर 2 मिनट में हम फोन देखते हैं, 5 मिनट भी आपका मोबाइल नहीं मिल रहा है, आप बेकरार हो जाते हैं। बच्चा है, माँ बोलती है कि मेरा बच्चा जो है वो मोबाइल में गेम्स बस खेलता रहता है, आउटडोर गेम्स बंद हो गए। तो सवाल है कि हमारा मन बहुत अशांत है, हर 1 सेकंड में हम बेकरार हैं, या तो टीवी में या मोबाइल की दुनिया में या लोगों से बातों में, क्योंकि मन में पल पल इमोशंस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। माइंड जो है, देखिए संसार में सुविधाएं बहुत हो गई हैं, है ना, हर चीज की हमें उपलब्धता हो गई है, लेकिन मन की बेचैनी बहुत बढ़ गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप रात को सोएं, है ना, कम से कम आप फोन शाम को बंद कर दें या उसको थोड़ा सा आप दूर रखें, तो जहां तक एक टेक्नोलॉजी के हम गुलाम ना हो। दूसरी बात है, जहां तक इस भोजन का सवाल है, एक जमाना होता था माँ भोजन देती थी पैक करके टिफिन में, सब लोग बहुत प्यार से खाते थे खाना। आजकल क्या हो गया है, बस हमारे पास पैकेट्स हैं, उसमें चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, सुबह से शाम तक हमारा खाना जो है वो जंक फूड हो गया है। तो वो जो भी भोजन हम बनाएं, है ना, किचन से जैसे हमें प्यार ही नहीं है ना, हर चीजें हमें बिल्कुल जैसे एक स्टाइलिश फूड की आदत हो गई है आजकल। तो मतलब हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है कि जैसे हमने कुछ कभी घर में बनाने का शौक ही नहीं है। तो पहली बात है कि किचन में उस परमात्मा की याद में बहुत प्यार से बनाए। तीसरी बात है, जो भी खाना हमारे पेट में जाएगा, यदि वो बहुत अच्छे वाइब्रेशन में जाएगा तो पूरी शक्ति अच्छी मिलेगी। लेकिन हमें क्या हो गया है, न जाने क्या पता,
हम यहाँ से भोजन करना शुरू करते हैं, वहां से हमारा मोबाइल ऑन होता है, पता ही नहीं चलता कब भोजन शुरू किया, कब भोजन खत्म किया। तो कम से कम जो हम फूड ग्रहण करें, शांति से हम उस भोजन को हम ग्रहण करें। चौथी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा परचिंतन बहुत ज्यादा है। हर समय हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, या फिर हम सामने के बारे में, जैसे हम एक गुप्तचर विभाग के द्वारा हर एक इंसान की हिस्ट्री जानने में बेताब होते हैं, इसने क्या किया, उसने क्या किया। हमारा मन बिल्कुल शांत नहीं है। तो हमारा मन यदि जैसे जैसे आप शांत होगा, सेकेंड थिंग, हम रात को जब सोते हैं, कई बार आपने देखा होगा, हम इवन स्टूडेंट्स को भी देखते हैं, रात को 11, 12, 1, 2, 3, और जब सुबह उठ रहे हैं 9 बजे, बस 5 मिनट में उठे, एकदम तैयार हुए, पूरी खुशबू छिड़की और कॉलेज में पहुंच गए। तो सबसे बड़ी बात है कि रात को हम टाइम पे 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाएं, सुबह हम जल्दी उठें। और एक बात है जिसमें एक अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी बहुत हो, से एक परिवार है ना, मान लो कि अभी बच्चा स्कूल से आया है थक कर, माता पिता है, बहुत जोर से टीवी ऑन है, सेकेंड थिंग पिताजी बाहर से आ रहे हैं, काफी एग्रेसिव हैं, काफी चिल्ला रहे हैं, तो सबसे, मान लो घर में कोई बहुत बीमार है और हम उसको बहुत चीख के कह रहे हैं कि खाना लगाओ। तो लाइफ में हमने देखा है कि जिंदगी ऐसी हो गई है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी जिंदगी में 1 मिनट भी शांति नहीं है, पीस नहीं है। इस कारण ये हो गया है कि ये ब्लड प्रेशर की समस्याएं बहुत बढ़ रही। तो जब आपका भोजन एक सात्विक होता है, जब आप टाइम पर सोते हैं, जब आपका चिंतन बहुत अच्छा है, आप ज्यादा परवाह नहीं करते, ज्यादा लोगों की बातें नहीं करते। फोर्थ थिंग, जो भी भोजन आप उस परमात्मा की याद में बनाते हैं, और जब भी आप भोजन लेते हैं बहुत शांति से आप लेते हैं, विश्वास मानिए। और एक और इंपॉर्टेंट बात हमने देखा था, जैसे वो कहानी देखी थी, डॉक्टर, आई हैव बीटन माई ब्रदर इन लॉ। किसी भी आत्मा के प्रति कोई नफरत नहीं, कोई गलानी नहीं, उससे कोई वैरभाव नहीं। लाइफ एक कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन करना है तो आपको अपने आप से करना है, खुद से करना है। तो जैसे जैसे आपका चिंतन बहुत सात्विक होता है, कई बार देखा गया है कि इंसान का ब्लड प्रेशर 200 से भी ज्यादा है, पर उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। तो सबसे बड़ी बात है, कुछ समय निकालिए। किसके लिए समय निकालिए? खुद के लिए। अपने आप को भी प्यार कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे सुबह से शाम तक ये जिंदगी बस दौड़ते दौड़ते निकल जाए, फिर आखिरी में समझ में आए कि बस एक कफन के लिए ही पूरी जिंदगी हमने दौड़ते दौड़ते, हम मतलब जैसे व्यर्थ हमने पूरा उसको बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर यदि आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, आपकी सोच बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कहीं पर भी, किसी भी क्लास में या किसी भी जगह में, सबसे बड़ी चीज, आप कभी किसी के घर में जाते हैं, मान लो झोपड़ी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एक सिंपल सा घर है, पर कई बार ऐसा होता है कि उसके वाइब्रेशंस यदि बहुत अच्छा है, तरंगे बहुत अच्छी हैं, और तरंगे कैसे बनती हैं? लोगों की सोच से, उनकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। आजकल हमने मुस्कुराना भी बंद कर दिया। कोई हमारे सामने यदि मुस्कुराता है तो हमको लगता है कि इसको कोई सामान चाहिए, कोई लालच है, इसलिए मुस्कुरा रहा है। एक छोटा बच्चा भी देखिए, बिना किसी कारण के, है ना, 300 बार मुस्कुराता है। तो कई बार हम हंसे, हम मुस्कुराएं, हम जीवन में थोड़ा सा आउटडोर गेम खेलें, है ना, अपने आप को बिल्कुल एक इनोसेंट रहें। जैसे बाइबल की लाइन कहती है, व्हेन यू बिकम इनोसेंट यू एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। मन आपका बहुत प्योर हो, बहुत पवित्र हो, उसके वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हों, तो आप देखेंगे कि इन सारी चीजों का एक सकारात्मक असर होगा और ब्लड प्रेशर काफी हद तक कंट्रोल होगा। फिर भी आप ब्लड प्रेशर को खुद से मॉनिटर करें, और जो भी ब्लड प्रेशर की दवाई आपको प्रेस्क्राइब की गई है वो आप नियमित रूप से लें। ब्लड प्रेशर का आप चार्टिंग जरूर बनाएं। तो सर, हम ये मानकर चल सकते हैं कि समाज में अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी हाँ जी, है। हाँ जी। और हमें समय पर सब कुछ करना चाहिए। हाँ जी। और साथ ही साथ हमें शांति से भोजन करना भी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र सचदेव, फार्माकोलॉजिस्ट, ट्रिम्स नाहरलगुन, और इन्होंने हमें आज स्वास्थ्य से संबंधित हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी दी और इससे कैसे रोका जा सकता है। ये कार्यक्रम द्वारा निर्मित है तेलियान तांजंग। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी गामी बुगो को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।